मेरे प्यारे साथियों, स्टैंडर्ड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित आपके लिए हम प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5th है, 5वां प्रैक्टिस सेट हमारा। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यानी ये कह लीजिए कि सीटेट जनवरी 2021 में पूछे गए 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ क्वेश्चन था हमारे पास में कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 के लिए गए हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। जिस 6 डिजिट नंबर की जो बात कही हुई है, तो इसका मतलब हम यह करते हैं कि जो 6 डिजिट नंबर होता है वो होता है 6 बार आपको 99 लिखना है। 6 बार आपको क्या करना है, 999 आपको लिखना है। ठीक है, 3 और 3 6 हो गया। इसके आपका करेंगे फैक्टर कर देंगे, वो भी प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 3 यानी कि 6 बार 3 3 आ जाएगा। फिर इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 3 से फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 3 7 जा 0, 3 3 जा और 3 7 जा। उसके बाद में इसको आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 9 जा और 7 7 जा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे। जब आपको 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 11 8 जा। ठीक है, उसके बाद में 11 1 जा 11 बन जाएगा। उसके बाद में ये 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 3 जा और 13 7 जा, यानी कि 13 7 37 बार ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 37 से ये 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आपको जो फैक्टर बने किसके, 999, जो 6 बार हमने 999 लिखा है। ठीक है, इसके फैक्टर बने भाई 3 से कटाए 3 बार। ठीक है, 3 की पावर 3 बन गया। मल्टीप्लाई में कितना, 7 से कटा 1 बार, फिर उसके बाद में 11 से कटा, फिर ये 13 से कैंसिल आउट हुआ, फिर ये 37 से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। वो कौन कौन है, 3 7 11 13 और 35। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में अभिष्ट अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है, काउंटिंग की कितनी आई हमारी आंसर आया 5। ठीक है, ये चला गया तीसरे पार्ट के साथ में और ये बन गया आपका राइट आंसर। हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए थी और संख्या है 5। ठीक है, तो आंसर हो गया तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो है 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस y का क्या मान होगा। देखिएगा, अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है, इसका मतलब 8 गुना 11, यानी कि 8 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाएगी। यानी कि 8 से कटने का रूल ये होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, यानी 9 1 और जो y हैं, ये जो नंबर है ये आपका 8 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो 8 1 जा 8 चला देंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो 1 बचेगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, फिर 8 1 जा 8 फिर चला देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 बन गया यहाँ पे, तो क्या बना, 3 बच गया। अब यहाँ पर y उतारना है, y के प्लेस पे ऐसा क्या रखें जो 8 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 8 चौक 32, यानी कि ये 32 पूरा कट जाता है। यानी यहाँ से हमने देखा कि y का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि y का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर ये संख्या क्या है, ये संख्या हमारे पास में 11 से विभाज्य है, तो संख्या हमारे पास जो दिखा रखी है वो संख्या क्या है हमारे पास में, जो हमारे पास संख्या है वो क्या है, संख्या 179x091
और y। देखिएगा 11 से कटने का रूल ये हुआ कि जो इसके ओड प्लेस आएंगे और जो इसके इवन प्लेस आएंगे उनके सम को अगर आप माइनस कर लेते हैं और वो जो नंबर आएगा वो अगर 11 से कट गया या उसका माइनस होकर 0 आ गया तो वो संख्या 11 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें, देखिए 1, 3, 5 और 7, यानी 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये तो हो गए आपके ओड प्लेस। क्या हो गए? ओड प्लेस। अगर हम देखें 1, 0, 9 और 1, ये हो गए कितना आपके? ये हो गए इवन प्लेस हो गए। ठीक है, तो अगर संख्या हमारे पास 11 से कट रही है, यानी कि संख्या 11 से कट रही है, तो 11 का अगर विभाज्य हो रहा है, 11 से भाज्य हो रहा है, तो नियम क्या है हमारे पास में? 11 से विभाज्य का नियम क्या है? 11 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम अगर हम देखें तो वो क्या है कि भाई आप क्या करते हैं कि जो सम ऑफ जो ओड प्लेस आए हैं, सम ऑफ जो ओड प्लेस आए हैं उसमें से आप क्या कर दिए, जो सम ऑफ इवन प्लेस आपको मिले हैं, इवन प्लेस आपको जो मिले हैं उसे माइनस कर दो। अब ओड प्लेस देखो, ओड प्लेस में क्या क्या मिला? देखो 7 मिला, ठीक है, प्लस x मिला, प्लस 9 मिला, प्लस y मिला, माइनस कर दीजिए। इवन प्लेस पे क्या क्या मिला? 1 मिला, ठीक है, फिर क्या मिला? प्लस का 9 मिला, फिर क्या मिला? 0 मिला, ठीक है, और फिर क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि 9 से 7 16 और x प्लस वाई, 16 में x और प्लस y बना, लेकिन यहाँ का बन गया 9, 10 और 11, 11 माइनस हो गया, यानी आंसर आया 5 प्लस x प्लस वाई। और y को यहाँ रख दिया हमने 2, क्योंकि y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y को यहाँ 2 रखेंगे तो 5 प्लस x प्लस 2 हो गया, यानी 7 प्लस x हो गया। अब x के प्लेस पे क्या रखें जो ये 11 से कट जाए, यानी x को हम सीधा सीधा 4 रख सकते हैं, तो 7 4 11 हो जाएगा, x का आंसर बन गया 4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें जो फाइंड करना है वो सीधा सीधा है कि हमें फाइंड करना है कि x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2, 4 में से 2 गया, आंसर आ गया 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में और सेकंड पार्ट बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी बहनों भाइयों? क्लियर होगा कि आपका ये आंसर जो 2 कैसे निकल के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कैसा है कि मान लीजिए अगर a को 11/13, b को 13/14 और c को 15/17, यानी 3 भिन्न हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 के कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दिखा रखी है, हमें देखना कौन सा इसमें सही है। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर हम 11/13 की बात करते हैं, 11 को 13 से डिवाइड करें, 11 को 13 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास में इसका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, 0.846 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 13 डिवाइड बाई 14 करेंगे, यानी 13 को 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है 0. जो कि ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 0.928, ये आंसर आपको मिल जाएगा 0.928। ऐसे c की जो वैल्यू आपके पास दिखा रखी है वो 15/17 वैल्यू दिखा रखी है। अगर आप 15 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 0.882 मिल जाएगा, 882 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें, देखिए सबसे पहले क्या है, 0. कितना आ रहा है? 846 आ रहा है, उससे बड़ा कौन आ रहा है? 0.846 आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या आ रहा है? 0.882 आ रहा है और सबसे बाद में 0.928 आपको मिलेगा। यानी ये किससे बना, ये किससे बना और ये किससे बना, उसको आपको लिखना है। ये बना 11 किससे बना? 8 मीन्स 13 से बना, लेस देन या इसको अगले वाले ग्रेटर हो जाएगा, कितना वाला? 8 मीन्स ये बना 0.882 जो बना ये 15/17 से बना हुआ। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम 0.928 की बात करें तो ये 13/14 से बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ये कहाँ पर आंसर मैच करता है, 11/13, 15/17, 13/14, ये थर्ड पार्ट को मैच कर गया, ये थर्ड पार्ट को
मैच कर दिया तो थर्ड पार्ट आपका क्या बन गया, राइट आंसर। तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर क्या है, बन जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा पार्ट राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आया था कि यदि क्या करते हैं 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस कर दें 1.001 मल्टीप्लाई बाई 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के कर दें तो के का मान क्या होगा। देखिएगा, अगर हम इसके वैल्यू को देखें, जो आंसर दिखा रखा उसमें सम पार्ट को देखें, यानी जो प्लस वाले पार्ट हैं इतने वाले, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक के पार्ट की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सभी प्लस के हैं। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 2.994 आपको मिल जाएगा। माइनस में क्या हुआ, 1.1 में 1.001 की मल्टीप्लाई है माइनस करके, तो आंसर बन जाएगा 1.1011 और इजिकल टू 2 माइनस के हो जाएगा। इतनी सी वैल्यू है, 2 माइनस के हो जाएगा आपके पास में। अब ये वैल्यू जो बन जाएगी, यानी कि इसमें से माइनस कर लें तो आंसर 1 कितना बन जाएगा, 8929 बन जाएगा, इजिकल टू 2 माइनस के प्राप्त हो जाएगा। अगर आप के निकालना चाहते हैं तो 2 में से 1.829 ये माइनस कर देंगे। जब ये माइनस करेंगे तो आंसर जो के का प्राप्त होगा वो 0.107 और 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये के का फाइनल आंसर मिल गया आपको, और ये आंसर 0.1071 ये चला गया तीसरे पार्ट के पास में, तीसरे पार्ट के साथ चला गया, तो थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 के सोल्व कराए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 क्या कहता है। ये कहता है यदि ए का आंसर -3/4, बी का आंसर 5/6 है तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, देखो, हाँ, अगर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ए का आंसर -3/4 है, यानी कि 3 को 4 से डिवाइड किया जाए तो माइनस का 0 कितना बनेगा, 75 और 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बी की बात करें, बी है 5/6, यानी कि प्लस का वैल्यू है, प्लस का वैल्यू है, तो आंसर 0.83 और 3 प्राप्त हो जाएगा। हमें वो वैल्यू देखनी है जो, अगर इसको देखें 1/2, 1/2 की बात करें तो 1/2 का आंसर क्या आएगा, 1/2 का मतलब होता है 1/2 माने माइनस का 1/2 का मतलब हुआ माइनस का 0.50। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 0 है ही, -2/5 की बात करते हैं तो -2/5 का मतलब क्या बना, -2/5 का जो वैल्यू बन गया वो बन गया माइनस का 2/5, तो माइनस का वैल्यू आएगा 2/5 तो 0.4 बन जाएगा। 0 तो 0 है ही, 7/9 को देख लेते हैं, माइनस का 7/9 कर दें तो 7/9 का आंसर कितना आएगा, 0 कितना होगा, वो भी माइनस का चल रहा है, माइनस का 0 कितना होगा, 7 और 7 बन गया। आंसर जो होना चाहिए वो इसके बीच में स्थित नहीं है। देखो 0.75 से बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, 0.75 से तो बड़ा हो गया हमारे पास में, तो इसमें ये वैल्यू जो 7/9 है, ये जो वैल्यू 7/9 जो आपको मिली है, ये वैल्यू जो 7/9 मिली है आपके पास में, इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो 7/9 मिली माइनस की, ये इसके बीच में स्थित नहीं होगी। तो स्थित नहीं है की बात पूछी थी, तो आंसर बन गया आपका कि -7/9 ए और बीच के बीच स्थित नहीं होगी। आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में चला गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 की, कि 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ और 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में k मल्टीप्लाई बाई 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 2k + n का मान बताइए। क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 के कराए जा रहे हैं। हाँ, देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी, कि 1.7
मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 है और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 12.5 और मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -6 हो रहा है और ये इज इक्वल टू बन जाएगा k मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर n के। देखो अगर हम नंबर्स की मल्टीप्लाई की बात करें तो जब हम 1.7 में 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर जो n होगा वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो ये 21.25 आपको प्राप्त हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 का पावर, क्योंकि यहाँ -6 है यहाँ प्लस का 4 है तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक पॉइंट ऊपर जाना है, 2.125 होना चाहिए। जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इधर एक प्लस हो जाएगा तो -2 में से एक माइनस की रह जाएगी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, अगर हम क्या करें कंपेयर करें, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर करें तो k के प्लेस पे तो आ गया 2.125, ठीक है, और n के प्लेस पे आ गया -1। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें 2k प्लस n फाइंड करना है, 2k प्लस n। तो 2 इंटू k का आंसर तो निकला 2.125, ठीक है, और प्लस n का आंसर आ गया -1, ठीक है, आंसर आ गया -1। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तो आ गई 4.25 और -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 3.25 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आंसर चला गया, आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में 3.25 इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। ये कहता है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाएगा, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दी गई संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, यानी कि 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5। इफ 12 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम 5:7। द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज, क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो आप कहा गया कि 3:5 के अनुपात में है, यानी 3:5 यानी 3x है और अपॉन 5x इस अनुपात में है, और दोनों में हमने क्या हुआ 12 को ऐड कर दिया। क्या हुआ 12 को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये 5/7 में कन्वर्ट हो गया। आप क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा साथियों 21x बन गया प्लस ऑफ, ठीक है, 12×7 84 बन जाएगा, 84 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 कितना बन जाएगा 25x बन जाएगा, प्लस 12×5 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 12×5 क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे 21 को उधर ले जाएं और 60 को इधर ले आएँ, क्या हो जाएगा, देखिए 25x में से 21x माइनस हो गया और इधर 84 में से क्या हो गया 60 माइनस हो गया। क्या बचा यहाँ पे 25 में से 21 गया तो 4 बचा, यानी 4x बचा, इधर क्या रह गया 24 रह गया। x का आंसर निकाल रहे हैं, 24 अपॉन क्या बन गया 4 बन गया, 4×6 = 24 हो गया। x का आंसर कितना आ गया 6 निकल के आ जाता। अब ये हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग चाहिए, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अगर हम योग निकालना चाहते हैं, दोनों संख्याओं का योग चाहिए हमें। अगर हम योग निकालेंगे, दोनों संख्या कौन कौन है 3x है और 5x है, दोनों को जोड़ दे तो कितना बन गया 8x बन गया। x का आंसर क्या निकाला, x का आंसर 6 निकाला, 8 कितना होता है 48 होता है, 48 क्या बन गया आपका आंसर बन गया 48 इज़ योर राइट आंसर। और ये चला गया तीसरे पार्ट के साथ में, तो थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन कराने से पहले ही हम इसको वेरी इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य
₹840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। कितने की? 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 19% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पर आपको वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? हमारे पास में कितना है? 840 रुपये है। कितना है? वो अंकित मूल्य 840 है। छूट कितनी है? छूट है अंकित मूल्य पर 15% की छूट है। कितने की है? 15% की जो है वो छूट दिखा रखी है। किस पर? अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिखा रखी है। देखो हमारे पास में सेलिंग प्राइस है, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास में जो होगा कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे? 15% यानी 15% जो आपका है ऑफ कितना? मार्केट प्राइस। 15% ऑफ मार्केट जो प्राइस हमारे पास में वो क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। 15% ऑफ मार्केट प्राइस उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे आप उसमें, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अब वो सेलिंग प्राइस कैसे निकला? जो सेलिंग प्राइस निकला वो कैसे निकला, वही चीज़ यहाँ पर बताइए। देखिए जो सेलिंग प्राइस निकला वो क्या निकला? तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया हमारे पास? भाई 840 तो हमारे पास में ये है ही, 840 तो ये हमारे पास है ही, ठीक है। अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस 840 माइनस कितना बन गया? 15% किसका? मार्केट प्राइस का। 840 मैंने 15% ऑफ किसका? माइनस कर दिया हमने 15% ऑफ किसका? भाई 840 का। ऐसे कर दिया। इसमें से क्या कर देंगे? अगर हम क्या कर दें कि 840 तो लिख दें यहाँ बाहर, ठीक है, कॉमन कर दें, तो सीधा सीधा कितना आ गया? सीधा सीधा कितना आ गया यहाँ पे? ये वैल्यू सीधी सीधी बन गई कि भाई 100 माइनस ऑफ 15, ठीक है, और बटा कितना बन गया हमारे पास में? 100 बन गया। बटा कितना बन गया? 100 बन गया, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू? 85 आ गई ऊपर। तो यानी 840 जो हमारे पास बचा हुआ है इंटू कितना आ गया? ये हो गया 85 बटा 100 बन गया। 85 बटा कितना बन गया? 100 बन गया हमारे पास में, ठीक है। अच्छा कितना? देखो इसको 0 से 0 काट दो, ठीक है, 5 दूना 10 कर दो, और कितना ये हम कहते हैं 5 7 35 हो गया, ठीक है। 2 से काट दो इसको, 2 चौका 8 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर 42 का और 17 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? रुपीज कितना बन जाएगा? 714 रुपये बन जाएगा। 714 रुपये। तो सेलिंग प्राइस जो बन जाएगा वो बन जाएगा ₹7, 1 और 4 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस जो है ₹714, जब आपने क्या हुआ 15% का जब लॉस आप ले रहे हैं, क्या ले? लॉस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 19% का प्रॉफिट है। 19% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो उस समय जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास में होगा भाई जो हमारे पास सेलिंग प्राइस था, एसपी जो था, फॉर्मूला जो बनेगा, जो सेलिंग प्राइस बनेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100 अपॉन कि भाई 100 प्लस जितना भी हमारे पास में जो प्रॉफिट बना है उसका जो परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इसमें क्या प्लस हो जाएगा। अब ये बनेगा क्या हमारे पास में? देखो जो सेलिंग प्राइस बन के आया वो आया 714 रुपये, 714 मिला, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 और नीचे कितना होगा? 100 में आपने 19% जोड़ दिया यानी कि 119 बन गया। ये 1 और 9 बन गया, 119 बन जाएगा। अच्छा 119 से काट दीजिए, ये 119 से कितना बन जाता है? 6 बार कट जाता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आ गया? 6 गुना 100, यानी ये वैल्यू जो बन गई हमारी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बन गया रुपीज़ कितना बन गया? 600 बन जाएगा। रुपीज़ कितना बन गया? 600 बन गया। और ये हमारा क्या बन गया? राइट आंसर बन जाएगा। यानी हमारे जो थर्ड पार्ट है ये वाला, दिस इज़ 600 रुपीज़, ये हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य होगा ₹600। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि यदि 5x - 7/3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 4x - 3/4 प्लस ऑफ 4x है तो 8x + 5 का क्या मान होगा?
क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 के आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास में, क्वेश्चन में हमें जो दिखा रखा है वो ये कुछ इस प्रकार से है कि 5x माइनस 7 अपॉन ऑफ 3 और प्लस 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में, ऐसी प्रकार से यहाँ 4x माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस का क्या दिखा रखा है 4x लिया हुआ। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, यानी यहाँ देखेंगे तो 5x माइनस का 7 और प्लस का कितना बन जाएगा 3 दूना 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 4x माइनस का 3 और प्लस 4 चौक कितना बन जाएगा 16x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास ऊपर से वैल्यू बनेगी कि 5x में से ये कितना आएगा 5x ऑफ माइनस 1 बन जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4x और 16x दोनों को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 20x माइनस का 3 अपॉन क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ पे आप इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 20x माइनस का 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से 20 तिया कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, 60x माइनस का कितना 3 3 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं 20 को इधर ले जाइए और इसको 9 को इधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा, तो 60x में से 20x माइनस हो जाएगा। जब इसको 9 को लाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू भाई 9 माइनस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये 60 में से 20 गया, हमारे पास कितना बन गया 40x बन गया, 40x इज इक्वल टू 5 बन गया। अब x निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 5/40 बन जाएगा और 5 × 5 = 40, यानी x का आंसर आपको 1/8 प्राप्त हो गया। x का आंसर 1/8 पर हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है कि 8x प्लस ऑफ 5 फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू बना कि 8 ऑफ x की वैल्यू है 1/8 हमारे पास में और प्लस ऑफ 5 8 से 8 को काट दीजिए, वैल्यू बन गया 1 + 5, यानी आंसर जो प्राप्त हो गया वो 6 प्राप्त हो गया। यानी कि ये आपका राइट आंसर बन गया 6, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है, यानी कि 6 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, इसमें भी हम वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार पेपर में आ चुके हैं। चलिएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में कहता है कि p = 12xy माइनस 10y² माइनस 18x² होगा। q के प्लेस पे आप देखें तो 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy दिया हुआ है और r के प्लेस पे देखें तो 5y² माइनस x² प्लस xy दिया हुआ है। हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, जो फाइंड करना है वो है p + q ब्रैकेट में और माइनस ऑफ r फाइंड करना है, यानी p में q को जोड़ना है। p हमारे पास क्या दिखा रखा है 12 ऑफ xy दिया हुआ है, माइनस का 10y² दिया हुआ है, माइनस का 18x², ये p का वैल्यू है। इसमें q को जोड़ दें, यानी 14x² प्लस ऑफ 12y² प्लस ऑफ 9xy, इसे आप जोड़ दें और इसमें से माइनस कर दें r, जो दिया हुआ है 5y² माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ xy, इसे माइनस कर दें। ठीक है, देखो जब आप जोड़ेंगे तो 12xy यहाँ पर है, 9xy यहाँ पर हैं। अगर इसी को सोल्व कर लिया जाता है तो 12 9 21xy हो जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं y² की तो y² हमारे 12 यहाँ पर हैं, माइनस के 10 यहाँ पर हैं, तो प्लस के हमें 2y² बन जाते हैं। ऐसे ही 18x² यहाँ पर हैं, 14 यहाँ पर हैं, तो माइनस के क्या बन जाते हैं 4x² बन जाते हैं। और इसको माइनस में खोल दें तो माइनस के 5y² हो जाते हैं, प्लस का 1x² हो जाएगा, माइनस का 1xy हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 21xy में से आप xy माइनस करेंगे तो 20xy रह जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास में अगर x को ढूंढें तो x यहाँ पर 4 है माइनस की, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो माइनस का 3x² बच जाएगा। अगर y की बात करें तो 5 यहाँ पर माइनस के, 2 प्लस के, तो माइनस का
3y² बच जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर बन चुका है। ये आंसर बन चुका है कि सोल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ये आंसर बन गया। तो देखो 20xy में से माइनस का 3x² और माइनस का 3y² ये 4 पार्ट में मिल गया आपको। 20xy माइनस 3x² माइनस 3y², तो 4 पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा सभी बहनों भाइयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें तो कोई कमी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, x⁴ प्लस 1/x⁴ को 322 लिखा गया। क्या लिखा गया? सॉल्यूशन कैसे करें क्वेश्चन को? क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है कि भाई x⁴ है प्लस 1/x⁴ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में कितना है 322 लिखा हुआ। अगर हम इसमें क्या कर दें, एडजस्टमेंट कर दें कि भाई x⁴ है प्लस 1/x⁴ है, इसमें आप क्या कर दें 2 इधर के ऐड कर दें और 322 में 2 इधर ऐड कर दें, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² की होल पावर 2 बन जाएगा। और ये 322 में प्लस 2 कर दें तो 324 बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यानी दोनों तरफ का आप क्या कर दें वर्गमूल ले लें, दोनों का है वर्गमूल ले लें। अगर दोनों का वर्गमूल लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ऐसे x² प्लस 1/x² की पावर 2 इजकल टू अंडर द रूट ऑफ 324 बन जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो पावर है इससे कट जाएगा, तो x⁴ प्लस 1/x² बनेगा इजकल टू 324 जो आपके पास, जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो आपको 18 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है? 18 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आप एक एडजस्टमेंट और करेंगे यहाँ पर कि जो वैल्यू आपको भी बना है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ जो बना है, इसमें से आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए 2। ऐसे ही 18 में से भी आप -2 कर, दोनों ओर से 2 माइनस कर देंगे। जैसे 2 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो ये वैल्यू x - 1/x की होल पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू 16 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं क्या है कि a माइनस जो b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है और प्लस का b का स्क्वायर होता है और माइनस का 2a और b होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, दोनों का फिर वही स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो कितना बन जाएगा, यही लिख देंगे, इट मीन्स टेकिंग आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्या कर देते हैं, बोथ साइड ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऐसे बन जाएगा, x माइनस ऑफ 1/x की पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा और अंडर द रूट ऑफ कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई कि x माइनस 1/x का जो आंसर बन गया वो कितना बन गया 4 बन जाता है। तो 4 इज़ योर राइट आंसर बन गया। 4 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में और सेकंड पार्ट आपका बन गया कितना, राइट आंसर बन जाता। सेकंड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 4 आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आप 15x² माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल टू ax प्लस b और cx प्लस d है, जहाँ a और c धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए दिया गया जो वैल्यू है वो किस प्रकार से दिखा रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में वैल्यू की। देखिए हमें जो दिखाया हुआ ये है कि भाई ax प्लस b हमारे पास में जो है और इनटू में cx प्लस d जो दिखा रखा वो इजिकल टू किसके इक्वल है, दैट इज़ 15 ऑफ x² माइनस ऑफ 26x प्लस 8 को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। 15 × 120 होता है और 120 को देखें तो हमारे पास में कितना हो गया, 120 को देंगे तो 20 का 120 होता है। तो वैल्यू बना 15x² माइनस का 20x माइनस का 6x प्लस 8, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर ये वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे अगर 15 की बात करें तो यहाँ से आप 5x कॉमन ले सकते हैं।
5 3 जा 15, 3x बच जाएगा, -5 4 जा 20 बन गया। ऐसे माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 3 अच्छे हैं, और प्लस माइनस का 4 बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू बना वो क्या बना हमारे पास में, जो आंसर बना वो 3x माइनस का 4 बना, और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट बन गया 5x माइनस का 2 बन जाता है। ये वैल्यू हमारे पास बन गई, यानी ax प्लस बी और cx प्लस डी की वैल्यू ये प्राप्त आएगी। अगर हम बात करते हैं कि भाई दोनों पक्षों की तुलना कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड, या दोनों पक्षों की अगर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दोनों पक्षों को कंपेयर करते हैं, तुलना करने पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो आंसर प्राप्त हुआ वो क्या हुआ। देखो यहाँ पर वैल्यू जो दिखा रखी है वो कितना है कि भाई a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a का आंसर क्या बन जाएगा, a का आंसर 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ax प्लस बी, यहाँ पर है 3x प्लस 4, तो ax मतलब 3x, यानी a का वैल्यू 3। ऐसे ही b का आंसर देखें तो यहाँ b इजिकल टू -4 बन जाएगा, b का आंसर कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम c की बात देखें अगले ब्रैकेट में, तो C का आंसर 5 बन जाएगा, और D का आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अगर हम जो हम फाइंड करना चाहते हैं, हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू क्या है कि 2a प्लस ऑफ b माइनस का c माइनस ऑफ 2d हमारे पास में है, तो 2 इंटू a का मतलब हमारा 3 बन जाएगा, और प्लस b का मतलब हमारे पास माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस ऑफ c का मतलब हमारे पास 5 बन जाएगा, -2 इंटू ऑफ -2, यानी d का आंसर जो यहाँ पर -2 रख देंगे। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 6 बन जाती है, ये माइनस का 4 बन जाएगी, ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये देखेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगी। भाई 6 और 4 कितने हो गए हमारे पास में, 6 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 10 हो जाते हैं, और ये माइनस के 9 हो जाते हैं, तो आंसर आपको क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 आपका राइट आंसर बन गया। और ये चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, तो सेकंड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाता है। तो 12वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी आपका आंसर आ गया 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताया गया था कि ट्राइंगल ABC हमारे पास में जो है वो ट्राइंगल हमारा DEF में यदि AB बराबर EF हो, BC बराबर DE हो, CA बराबर FD हो, तो इसमें से कौन सा पार्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यानी कि कॉन्करेंट होगा। ट्राइंगल कॉन्करेंट कौन कौन से होंगे, देखिए अगर हमारे पास में क्वेश्चन की बात करें तो इन ट्राइंगल ऑफ अगर ABC एंड ट्राइंगल ऑफ अगर हम DEF की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि जो AB साइड है वो EF के बराबर है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में दिखा रखे हैं कि AB पार्ट जो है वो EF के बराबर है, ऐसे ही BC पार्ट जो है वो DE के इक्वल है, BC पार्ट ये वाला DE के इक्वल है, ये वाला पार्ट हमारा इसके इक्वल है, दिए गए फिगर हमने आपको जैसे दिखाया है। ठीक है, आगे जो कहता है कि CA इज इक्वल टू ऑफ FD हो जाएगा, तो बाई कितना हो जाएगा, SSS रूल के आधार पर, साइड रूल के आधार पर क्या हो जाता है कि हमारे पास ट्राइंगल जो ABC है, ट्राइंगल जो ABC है वो किसके कॉन्करेंट हो गया, सीधा सीधा ट्राइंगल कितना DEF के हो गया, DEF के कॉन्करेंट हो गया। तो ट्राइंगल जो आपका ABC है वो DEF के हो गया, तो पार्ट नंबर 1 जो है यानी DEF आपका ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्करेंट हो गया किसके, ABC ट्राइंगल कॉन्करेंट टू द DEF आपके, ठीक है, बाई SS रूल के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर बन जाता है, हमारा फर्स्ट पार्ट राइट आंसर बन गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन पेपर आपको सीटेट जनवरी 2021 का सोल्व कराया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो हो सकती हैं हमारे पास में। देखिए हम जो यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास में 20, 21 और 31 है, 35, 77 और 88 है, 15, 25, 57 है, और 65, 72 और 97 है, 97 हम देख रहे हैं। तो देखिए इसको ले लेते हैं, पहले नीचे से ले लेते हैं, यानी 4 पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ ये करते हैं भाई 97 का जो बड़ी साइड का जो स्क्वायर होना चाहिए छोटी साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होना चाहिए, तो 72 का स्क्वायर
प्लस ऑफ कितना 65 का स्क्वायर, हम ऐसे करके इसको, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो बड़ी साइड का जो स्क्वायर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी वो ये जो हाइपोटेनियस होगी, यानी इस प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस प्रकार से। मान लिया ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है इस प्रकार से, दैट इज़ ए बी सी, तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो ये कितना बन गया 97 बन गया, इसको आप 65 मान लीजिए, ये 65 बन गया, ये कितना बन गया 72 बन गया हमारे पास में। तो ये आंसर क्या बनेगा भाई, 97 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, इट मीन्स 9409 होता है, इज इक्वल टू 72 का स्क्वायर करेंगे तो 5184 होता है, ठीक है, प्लस ऑफ 65 का स्क्वायर करेंगे तो 4225 होता है। अगर हम इसको जोड़ दें, इनको आपस में जोड़ दें तो ये भी 9409 ही आ गया, यस है नहीं, 9409 बराबर 9409, यस। इसका मतलब क्या बनाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, ठीक है। तो नंबर 4 ही आपका क्या हुआ, राइट आंसर बन जाता है। तो 4 पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ये आपका नंबर 4 आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 ये कहता है कि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या बताइए। द नंबर ऑफ द एज ऑफ ए पॉलीहेड्रन विच हैज़ 7 फेस एंड 10 वर्टिसेस। देखिए पॉलीहेड्रन की बात करते हैं, ये यूलर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हम पॉलीहेड्रन की बात कर रहे हैं तो यूलर फॉर्मूले के, ठीक है, यूलर्स रूल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूलर्स रूल क्या कहता है हमारे पास में, यूलर्स रूल क्या कहता है कि भाई हमारे पास में जो फेस हैं प्लस जो हमारे पास वर्टेक्स हैं उनको जोड़ दें तो एज में +2 हो जाता है, एज में +2 हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। एफ फेस को रिप्रेजेंट करता है, वी वर्टिसेस को, और ई एज को रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में जो दे रखा है वो गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, ये कहता है जो हमारे पास में फेस हैं एफ की जो वैल्यू है वो 7 है, जो वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है वो 10 दिखा रखी है, ठीक है। हमसे एज पूछा गया, ई को फाइंड करवा रहा है, ई को फाइंड करवा रहा है, तो ई कैसे निकालेंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ई निकालना चाहते हैं तो एफ प्लस वी में से माइनस का 2 कर देंगे, एफ प्लस वी में से क्या कर देंगे माइनस का 2 कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 7 है, वी की वैल्यू कितनी है 10 है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो 7 और 10 कितने हो गए 17 हो गए, ठीक है। एज की बात निकलवा रहा है, एज को निकलवाया जा रहा है, 17 में से 2 माइनस कर दीजिए तो एज क्या निकल के आ गया, एज इजकल टू कितना निकल के आ गया 15 निकल के आ, 15 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और ये 15 जो है आपका चला जाता है थर्ड पार्ट के साथ में, तो थर्ड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा बहनों भाइयों को वीडियो को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को इट मीन्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सीटेट मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आने वाले सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मैथ्स पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन जो है कि ट्राइंगल ए बी सी में भुजा ए बी को ई तक और भुजा सी ए को डी तक बढ़ाया जाता है। ए बी भुजा जो हमारे पास में ये ए बी भुजा है, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग समझाया गया कि ए बी भुजा को हमने कहाँ तक ई तक बढ़ा दिया और ए सी भुजा को डी तक बढ़ा दिया, यानी ये भुजा यहाँ तक पहुँच गई और ये भुजा यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। जिसमें एंगल जो बी ए डी की बात की है, जो एंगल हमारे पास में है बी ए डी बाहर का एंगल 125 डिग्री का है। ऐसे ही ई बी सी की बात करें, ई बी सी यानी ई बी सी ये वाला 100 डिग्री का है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है ये हमें बताना है, कौन सा सत्य है ये बताना है। देखिएगा अगर हम बात करें बाई लीनियर पेयर से बात करें, ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स मान लिया, इसको मान लेते हैं हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर की हम बात करें तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि भाई 100 में अगर हम x जोड़ दें तो 180 बनना चाहिए। इस प्रकार से x का आंसर निकालें तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये 80 डिग्री बन जाएगा,
तो ये x कितने का आ गया, x आ गया 80 डिग्री का निकल के आएगा। ऐसे ही सेम थिंग्स, यानी कि ऐसे ही आप क्या कहेंगे दूसरे पार्ट में, सिमिलरली क्या कहता है हमारे पास में कि भाई 125 प्लस अगर y कर देते हैं तो ये भी 180 होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए हमारे पास में। तो y का आंसर निकालेंगे तो 180 में से क्या कर देंगे 125 जो है वो माइनस कर देंगे। अब 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 का निकल के आ जाएगा 55, यानी ये जो वैल्यू है ये कितने निकल के आ गई 55 निकल के आ गई। अच्छा, अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भाई ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका अगर हम इसको निकालें भाई इन ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं कि इन ट्राइंगल अगर हम ABC की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा 55 प्लस ऑफ 80 प्लस ऑफ एंगल C, यानी कि जो ACB कह रहे हैं ये इजिकल टू कितना 180 होना चाहिए। तो हमारे पास में जो एंगल ACB है, ACB जो एंगल है ये 180 में से माइनस हो जाएंगे, दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 5 13 135 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 45 का बन जाएगा, यानी ये बन गया 45 का। यानी ये बात तो क्लियर है नहीं कि ये तो हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज तो ये है नहीं। AB साइड BC से बड़ी है, AB साइड का BC से कोई रोल आ ही नहीं रहा, ठीक है। आगे हम क्या कहें, इट मीन्स क्या कहते हैं कि ट्राइंगल AB यानी एंगल ABC कौन सा है ये वाला एंगल ABC का, एंगल ABC 80 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ACB कौन सा है, एंगल ACB कितने का आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। अगर इनका अंतर लें, माइनस करें, इनको आपस में माइनस करें तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में से 4 कितना गया 3 बचा, 35 डिग्री आधा है। यस आधा है, यही ठीक है, आधा है हमारे पास में कि ABC और ACB का अंतर जो है वो 35 डिग्री आधा है। यस, दिस मीन्स आपका जो आंसर नंबर जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर बन जाता है कि भाई अंतर अगर हमने देखा तो वो 35 डिग्री निकल के आधा है, ठीक है। बिल्कुल, इसका मतलब आपका थर्ड पार्ट राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि समलंब PQRS में PQ पैरेलल टू SR, यानी ये जो हमारे पास PQ लाइन है ये SR के पैरेलल है। PQ और SR का अनुपात 3x अनुपात आपका 2x है, यानी मान लेते हैं ये 3x की साइड हो जाती है, ये 2x की साइड हो जाती है, 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि समलंब का क्षेत्रफल जो है, एरिया की बात कर रहे हैं, अगर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और PQ और SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट बन गई कितनी 12 सेंटीमीटर बन गई, तो SR की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इसको 2x चाहिए। क्या चाहिए, इसको 2x चाहिए। देखिएगा पॉइंट इज दैट हम फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ, अगर हम ट्रेपीजियम की बात करें, ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है 1/2, और क्या होता है मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है 1/2, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि क्या हो जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की क्या है हाइट कितनी है, ये दो लाइन का मतलब पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की हाइट जितनी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है कितना 480, तो 480 तो दे रखा है इज इक्वल टू 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब एक तो 3x है, एक 2x है, दोनों को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया आपने, क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा उधर जाके, ये 480 में 2 की तो मल्टीप्लाई हो गई और 12 का डिवाइड हो गया, ठीक में कितना बन गया 3 और 2 5x यहाँ से बन गया, क्या बन गया 5x यहाँ दे, तो 12 चौक कितना होगा 48, ठीक है 40 तो यहाँ से मिल गया, 40 दूना 80 हो गया, 80 बराबर कितना आ गया 5x का आ गया। x आपको निकालना है तो 80 बटे क्या कर देंगे आप 5 कर देंगे, ये 16 से कट जाएगा, तो x का आंसर तो आपको 16 प्राप्त हो गया, x क्या मिल गया 16 प्राप्त हो गया। हमें चाहिए लंबाई किसकी, SR की लंबाई चाहिए, SR की लंबाई चाहिए, SR की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी
एस आर से लंबाई से मतलब कितना 2x से मतलब है, एस आर की वैल्यू लंबाई कितनी है 2x है, यानी कि 2 में आप 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर आपका आंसर बन गया। 32 सेंटीमीटर आपका क्या बन गया आंसर बन जाएगा। और 32 सेंटीमीटर आपका सेकेंड पार्ट के साथ चला जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आई होप दैट सभी बहनों भाइयों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता लीटर में क्या होगी अगर पाई को 22/7 लें। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, टू मेक ए सिलेंडर ऑफ द हाइट टू 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इन लीटर्स ऑफ ए सिलेंडर। पाई को अगर 22/7 आप यूज कर रहे हैं, पाई को क्या कर रहे हैं 22/7 आप यूज करते हैं। देखो पॉइंट इज दैट कि जब इसको हमने क्या किया कि ये हमारे पास 88/10 का था, इस फिगर की बात करें 88/10 का ये हमारे पास में एक आयताकार कागज़ है। इसको अगर जब हमने रोल किया नहीं इसको ऐसे घुमाया तो ये जो हमारे पास में सर्कल बना ये जो सर्कल बना हमारे पास में ये 88 से बना, यानी कि सर्कमफरेंस जो है वो 88 सेंटीमीटर बन गई और जो हाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गई 10 में कन्वर्ट हुई। एच क्या बन गया हाइट बन गया, यानी ये यहाँ पर क्या था ये लेंथ के रूप में था, ये हमारे पास यहाँ ब्रेथ के रूप में था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया ब्रेथ से हाइट में कन्वर्ट होगा। किसका इट मीन्स किसके रूप में कन्वर्ट हो रहा है हाइट में। और किसके लिए कहाँ बात कर रहे हैं सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा वहाँ पर रेडियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास में रेडियस बन जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू बन गई, ठीक है। चलिएगा इस प्रकार से ओके। तो ये तो सर्कमफरेंस बन गया, यहाँ पर ये हो गया सर्कमफरेंस हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेंटर, ये बन गया हमारा रेडियस, ठीक है। और ये बन गई हमारी क्या हाइट बन गई, ठीक है। तो ये क्या बन गया रेडियस बन गया। क्वेश्चन में सर्कमफरेंस होता क्या है, सर्कमफरेंस की बात करें तो सर्कमफरेंस हमारे पास क्या होता है 2πr होता है। अगर सर्कमफरेंस की बात करें तो सर्कमफरेंस जो होता है वो 2πr होता है, 2πr होता है। और ये 2πr किसके इक्वल है 2πr इक्वल है किसके 88 सेंटीमीटर के। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अगर हमें रेडियस निकालना तो क्या करेंगे भाई 88 को डिवाइड बाई 2π मतलब 22 क्या कर देंगे 7 कर देंगे, 22/7 कर देंगे। तो 22 चौक कितना होता है 88 होता है, 2 से काटें 2 दूना 4 होता है, 7 दूना कितना हो गया। रेडियस क्या बन गई रेडियस बन गई 14 सेंटीमीटर की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें चाहिए बेलन का आयतन, जो हमें बेलन मिला है उसका हमें क्या चाहिए आयतन चाहिए। हमें चाहिए वॉल्यूम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू जहाँ पर क्वेश्चन में दिखा रखी है भाई 22/7 आपको लेनी है, ठीक है। आर से मतलब यहाँ पे कितना 14 × 14 हो जाएगा। और एच से मतलब जो हमारे पास हुआ वो कितना निकल के आ गया वो 10 हो गया। 7 से काट देंगे 7 दूना 14 होता है, 22 दूनी 44 × 140 कर देंगे। तो 44 × 140 कर दें, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपको आंसर में प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का आंसर 6160 इतने सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए इसको लीटर में आंसर चाहिए। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर के अंदर आपके कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 1/1000 क्या हो जाएंगे लीटर हो जाएंगे। और इतने सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम का आंसर 1 2 3 यानी 6 पॉइंट कितना बन जाएगा 6.16 लीटर में आंसर आ जाएगा। 6.16 लीटर आपका आंसर बन गया। तो आंसर चला गया दैट इज सेकेंड पार्ट के साथ में 6.16 लीटर आपका आंसर बन गया। तो वॉल्यूम प्राप्त हो गया दैट इज आंसर आपका बन गया 6.16 लीटर। क्लियर हो गया सभी बहनों भाइयों को क्लियर हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना था। क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं सीटेट जनवरी 2021 का पेपर सोल्व कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये कहते हैं किसी घन का आयतन अगर 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। घन का फिगर इनके आपको क्यूब का फिगर यहाँ पर हमने बना रखा है, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ क्या क्या, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पूछा गया। यानी कि जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात की जा रही है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर ये साइड मान लिया ए होती, अगर ये साइड क्या होती, ए साइड होती, तो आंसर ए का क्यूब होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रखा कि 2197 इज इक्वल टू ए का क्यूब हो जाएगा। अगर हम ए निकालें तो क्यूब रूट बन जाएगा 21 और 97 का। देखिए 2197 जो दिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो ये 13 से कटेगा पहली बार 169 टाइम, फिर 13 से कटेगा 13 टाइम, फिर 13 से कटेगा 1 टाइम, कितना बड़ा 1 टाइम कटेगा। यानी हमने देखा कि एक आंसर आ गया क्यूब रूट के साथ में भाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि हमने देखा एक आंसर बन गया 13, यानी भुजा जो बन गई किसकी, क्यूब की जो भुजा बन गई वो कितनी बन गई हमारी 13 बन के इतने सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्यूब की एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या चाहिए है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया क्या चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया चाहिए हमें। क्या होता है 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर होता है, यानी 4 गुना a का मतलब क्या 13 गुना 13 होता है, 13 की मल्टीप्लाई कर दें 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना 4 गुना 169 हो जाएगा, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास में कितना 676 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर बन जाएगा। 676 आपका आंसर बन गया, दैट इज योर राइट आंसर। 676 चला गया किसके साथ में, पहले पार्ट के साथ में, तो 676 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 676 आपका राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा बहनों भाइयों को वीडियो को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 20 आया जनवरी 2021 का पेपर आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये था कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। आपको रेंज निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है, और उसका भी हमें क्या निकालना है, उसका भी मीन निकालना है। देखिए क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए हुए हैं, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आंकड़ों का जो भी आंकड़े दिखा रखे हैं, इन आंकड़ों का आप क्या कर लीजिए, आरोही क्रम लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, आरोही क्रम लिख लीजिए, आरोही क्रम में लिख लीजिए इसको। तो सबसे पहले छोटा, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले छोटा जो है वो 2 है, देखिए 2 आ गया। चलिए उसके बाद आप बड़ा देखेंगे तो उससे बड़ा 3 आएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी 3 आपका 2 बार लिखा गया। उसके आगे आप देखें तो 4 आपको कहाँ मिले, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी 4 आपने क्या लिखा, 4 आपने 3 बार लिखा, ठीक है। उससे बड़ा कौन है, 5 है, 5 कहीं और नहीं है। आगे देखते हैं 5 से बड़ा कौन है, 6 यहाँ पर है, 6 हो गया। 6 से बड़ा देखेंगे तो 6 से बड़ा आपको 8 नज़र आएगा, 8 हो गया। 8 के बाद देखेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 बार आपको 9 लिखेंगे आप। उसके बाद 9 से बड़ा देखेंगे तो 10 आएगा, 10 आ गया, ठीक है। उससे बड़ा देखेंगे तो आपको 10 से बड़ा कौन मिलेगा, 11 मिलेगा, यानी कि 11 आ गया। देन 11 के बाद आप देखेंगे तो 14, 15 आ गया, सीधा सीधा 15 आ गया, ठीक है। और 15 के बाद कौन बचा, लास्ट 19 बचा, तो ये आपका 19 हो गया। हमने देखा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है, 15 होगा। और 15 कैसा नंबर होता है, 15 नंबर होता है ओड नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, इसका जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर के लिए कि n+1/2th टर्म होता है, ये होता है
मीडियन निकालने का फॉर्मूला। एन का मतलब 15 + 1 16/2 8th टर्म आ गई, 8th टर्म आ गई। 8th टर्म कौन सी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म। 8वीं टर्म कौन है? 8वीं जो टर्म है वो हमारे पास में 8वां जो पद है वो 6 हो गया, तो मीडियन क्या निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। उसके बाद में किसकी बात चलती है? मोड की बात चल रही है। मोड का मतलब आपका बहुलक क्या होगा, है दैट इज मोड क्या निकलेगा। मोड का मतलब ये हुआ कि जो संख्या है या जो आवृत्ति है वह सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो अंक है वो कौन है? कौन है? 4। 4 सबसे ज़्यादा बार आया, 3 बार आया हुआ है, तो 4 हमारा मोड हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज निकालना है हमारे पास। देखो रेंज मतलब हमारे पास में जो सबसे बड़ा उच्चतम मान कितना है? सबसे बड़ा मान है 19वां, सबसे छोटा मान कितना है? 2 है। तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा वैल्यू घटा दीजिए, तो 19 में से 2 गया तो कितना बनेगा? 17 प्राप्त होगा। यहाँ तक बात समझ गए? ठीक है। हमें माध्य निकालना, अभिष्ट माध्य यानी कि मीन क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो इन सभी का हमें माध्य निकालना है। मीन क्या निकलेगा? तो सबसे बड़े जो अभिष्ट हमारा माध्य हो जाएगा वो क्या होगा? देखो जो मीडियन निकला, मोड निकला, रेंज निकला, इन सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। देखो हमारे पास में सबसे 6 निकला है, उसके बाद में 4 निकला, उसके बाद 17 निकला। अब क्योंकि 3 वैल्यू निकली है तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? 3 कर दिए। 6 4 कितना होता है? 10 होता है। 10 में 17 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 को डिवाइड बाई 3 में 27 होता है। 9, तो आपका जो मीन निकल के आ गया वो 9 निकल के, तो 9 आपका राइट आंसर बन गया। और ये आंसर चला गया किसके साथ में? इट मीन्स सेकेंड पार्ट के साथ में। तो सेकेंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? सभी बहनों भाइयों को क्लियर हो गया होगा कि आपका जो आंसर है वो 9 कैसे निकल के आया। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है मीन, मोड या मीडियन से, तो आप इस प्रकार से आप एग्जाम में सोल्व कर देंगे। प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा बहनों भाइयों को वीडियो को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारडेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? कौन सी है जी? इट मीन्स संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, या महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है, या महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम होता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। क्या हुए? द प्रोसेस शुड बी कैसा हो जाए? विजुअली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। यानी माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? संकीर्ण उद्देश्य की बात कर रहा है। इन नैरो एम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यानी विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, टू एनकरेज द सिस्टमैटिक रीजनिंग आपका अमंग स्टूडेंट्स, या विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए स्टूडेंट में एबिलिटी टू द एज ऑफ ट्रूथ एंड फैसिलिटी फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट, या विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं में होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना चाहिए। ठीक है, या विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना चाहिए। देखिए क्या, इस प्रकार से अगर आप विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना है तो गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास में तो विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना चाहिए। तो मेक द स्टूडेंट इट मीन प्रोफिशिएंट इज ए हैंडलिंग नंबर एंड नंबर्स ऑपरेशंस। आपका थर्ड पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला था कि अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, या प्रारंभ से ही दिए गए प्रश्नों के समूह का हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए, या अध्यापिका को शुरू से ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन में यही हमारे पास लास्ट जो आंसर नंबर 4 है, यही आपका राइट आंसर होगा कि हमारे पास में अगर हम क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थियों को क्या है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से कि परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। क्या करें? बहुत से परिप्रेक्ष्यों से क्या करें? अवलोकन करें। तो नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। अशुद्ध कथन की बात कह रहा है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है, या गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होंगे, या कल्पित तर्क तो प्रमुख होते हैं, या गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, या गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। यही बात बिल्कुल सही है कि गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान नहीं लगाया जाता। दैट इज कहता है अशुद्ध कथन की बात कह रहा था। अशुद्ध कथन हो गया कि गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना जो है प्रयोग उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नंबर 4 जो होता है वो राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, दैट इज 4 इज योर राइट आंसर। हाँ 25 क्या कहता है कि विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। कौन सी योजना वांछनीय है? देखो, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए, या विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, या विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, या गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। देखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए, तो हमारे पास में विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए क्या है, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट जो है जस्टिफिकेशन करे ऑफ देयर रिस्पॉन्स शुड बी एन इम्पोर्टेंट बेसिक ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नंबर 3 जो है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमारे पास में कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त की यह है कि 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। क्या है? नहीं, एक आकृति यानी कि फॉर ए गिवन फिगर टू बी ए ट्रायंगल द कंडीशन दैट इट इज ए यूनियन ऑफ 3 आपका सेगमेंट इस कैसे होने चाहिए भाई, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, यानी कि नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट बट नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, या बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। राइट, इट मीन्स बोथ आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त होती हैं। क्या होता है? आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त होती हैं। नंबर 3 पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, यानी कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए आवश्यक यह है कि पर्याप्त है कि तीनों रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो ये हमारा यानी कि 3rd पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों में, बोथ में होनी चाहिए। तो ये हमारा 3 पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं 27। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए ये कहता है कि यदि n सम है तो n² भी सम होगा। ठीक है, ये बी कहता है कि यदि n² सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। सी कहता है कि यदि n² सम है तो n भी सम होगा। डी कहता है कि यदि n सम नहीं है तो n² सम नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? देखो, सत्य तो ये दोनों ही लग रहे हैं। इट मीन्स दिस वन, ए और सी की बात कर रहा है भाई। सी ए का विलोम है। सी क्या है? ए का विलोम है। इसका मतलब सी ए का विलोम है, तो ए पार्ट जो है वो 1st पार्ट जो आपको राइट आंसर हो जाता है कि सी ए का विलोम है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार सी क्या कहता है? यदि n² सम है तो n सम होगा, और यदि ए
क्या कहता है, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा, तो c क्या है, a का विलोम है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कहते हैं दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जाता, नहीं की बात कर रहा है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता हमारे पास में, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इट मीन्स टीचिंग लेयरिंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी, ठीक है, इट मीन्स कैन नॉट बी यूज फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। पहले कहता है जियोजेब्रा, एक था टेलर का गिन तारा, एक में टाइल या जियो बोर्ड। देखो आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा, जियो बोर्ड, जियो बोर्ड नहीं होगा, जियो ज़ेब्रा होगा आंसर हमारा, जियो बोर्ड नहीं जियो ज़ेब्रा होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो क्या है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी होता है, टाइल भी होती है, जियो बोर्ड भी होता है, जियो ज़ेब्रा नहीं किया जाता। तो जियो ज़ेब्रा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये जियो ज़ेब्रा होता है, यानी फिगर है जियो ज़ेब्रा की, यानी कि दृष्टिबाधित जो विद्यार्थियों के लिए जियो ज़ेब्रा का प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन में, ये कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य की बात कर रहा है कि गणित की पुस्तकों में दी गई सभी क्रमों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, या एक व्यक्ति जो कि अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमतः भी यह सत्य है, या इट मीन्स गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, या गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, इट मीन्स गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल होती हैं, जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होती है वो कंडीशनल होती हैं, तो ये आपका सत्य कथन हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 के बाद 30 में ये कहता है समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है वाला प्रश्न है, ठीक है। कहता है पहले पेज में कि पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने का होता है, या गणित के अगर चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं, या पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप से लिखने में कठिनाई हो सकती है, या पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है ना कि गणितीय अधिगम को। वेरी गुड, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, फोर्थ पार्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्या होता है कि जो डिसलेक्सिया है, ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है ओनली लैंग्वेज लेयरिंग को, नोट ए मैथमेटिकल लेयरिंग को। क्या कहता है डिसलेक्सिया जो है आपका होता है वो आपका लैंग्वेज लेयरिंग के लिए है, नॉट कि मैथमेटिकल लेयरिंग के लिए। तो पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है ना कि गणितीय अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। देखिए छात्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे पास 30 क्वेश्चन थे जो हमने आपको अभी कराए हैं सीटेट जनवरी 2021 के लिए आपको ये सोल्व कराएं। तो 30 के 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, कितने आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कितने आप मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। अगर आप अपने आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं तो कितने आपने मार्क्स गेन किए, इस बारे में हम कमेंट आप ज़रूर करें। आपको क्लास कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।